10,000 रुपये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और आपके दिमाग में एक सवाल घूमता रहता है कि कहीं मैंने पैसा गलत स्टॉक में तो नहीं लगा दिया। तो कमी मार्केट की नहीं है, बल्कि कमी ये है कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि आपको स्टॉक मार्केट के पूरे फंडामेंटल की जानकारी बिगिनर से लेकर प्रो लेवल तक हो जाए। तो ये जो वीडियो मैं बनाऊँगा वो मैं 3 पार्ट में बनाऊँगा और तीनों पार्ट में अलग-अलग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 1 में हम कौन-कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो पार्ट 1 में हम कवर करेंगे पहला पॉइंट, व्हाट स्टॉक एनालिसिस रियली इज़। इसका मतलब ये है कि स्टॉक एनालिसिस होता क्या है। दूसरा पॉइंट हम कवर करेंगे टाइप ऑफ स्टॉक एनालिसिस। स्टॉक एनालिसिस कितने प्रकार के होते हैं। थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा हाउ टू अंडरस्टैंड ए कंपनी लाइक ए ओनर। मतलब कंपनी को हम कैसे समझें एक उसके ओनर की तरह से। तो फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा हाउ टू एनालाइज एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री को कैसे एनालिसिस करें। फिफ्थ और लास्ट अपना पॉइंट रहेगा हाउ टू बेस्ट रिसोर्स फॉर स्टॉक रिसर्च। मतलब हम इंफॉर्मेशन कहाँ से लाएं रिसर्च के लिए। ठीक है, वीडियो में अब चलते हैं हम आगे। तो दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस का मतलब है किसी बिजनेस को खरीदने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेना। जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए देखते हैं, एक टी शॉप को हमें बाई करना है। तो टी शॉप को बाई करने से पहले हम क्या करेंगे, हम उसकी लोकेशन देखेंगे। जो टी शॉप है वो प्राइम लोकेशन पे है या नहीं। फिर हम चेक करेंगे कि जो टी शॉप है ये प्रॉफिट देती है या ये लॉस में चल रही है, इसलिए हम इसको ख़रीदना चाहते हैं। तो हमें पहले लोकेशन चेक करेंगे, फिर हम उसका प्रॉफिट देखेंगे, फिर हम देखेंगे इसका सेल्स कैसा है, पर डे का सेल कितना है, मंथ का सेल कितना है। फिर हम देखेंगे इस शॉप के ऊपर कोई लोन तो नहीं चल रहा। अगर लोन चल रहा है तो वो कितना लोन चल रहा है। एंड में जाके हम देखेंगे कि इसका ओनर कौन है। तो बेसिकली स्टॉक एनालिसिस का मतलब यही होता है, जो भी हम स्टॉक खरीदेंगे तो वो एक स्टॉक नहीं होता, स्टॉक होता है एक बिजनेस। तुम स्टॉक पे पैसा नहीं लगा रहे, हम पैसा लगा रहे हैं एक बिजनेस पर। आइए अब देखते हैं स्टॉक एनालिसिस करने के बेनिफिट क्या होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये रहता है एनालिसिस करने के बाद में कि जो हम स्टॉक चूज़ करते हैं वो कंपनी को हम राइट कंपनी चूज़ करते हैं। एनालिसिस करने के बाद में हमें पता चल जाता है ये कंपनी राइट है या नहीं। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि लॉस होने का रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया कि इसके फंडामेंटल में दम है या नहीं है, तो हम गलत कंपनी को चूज़ नहीं करेंगे। तो जो हमारा लॉस होने का चांस रहेंगे वो काफ़ी लो हो जाएंगे। तीसरा और सबसे बड़ा पॉइंट ये रहता है, जब हम एनालिसिस करेंगे तो अच्छी कंपनी लेंगे तो लॉन्ग टर्म में जाके हमारे वेल्थ क्रिएट होती है, क्योंकि हमें पता है कि ये कंपनी फंडामेंटल में दम है। तो हम उस स्टॉक को अगर हम 1 साल के लिए होल्ड करने वाले थे, उसको हम 5 से 10 ईयर के लिए होल्ड करेंगे। और सबसे लास्ट में बेनिफिट ये रहता है, मनी की सेफ्टी रहती है, क्योंकि एनालिसिस हमने कर लिया, सारा कुछ हमने करके रख लिया होता है। तो हमें पता रहता है ये कंपनी डूबेगी नहीं। ये कंपनी जैसे आज एग्जिस्ट करती है, ऐसे ही 10 साल बाद भी ये कंपनी चल रही होगी। ये सब कुछ स्टॉक एनालिसिस के फ़ायदे होते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि रिस्क तो जब होता है जब आपको पता ही नहीं होता कि आप कर क्या रहे हैं। तो इसलिए जब आपको पता है कि हम क्या करना है, तो रिस्क का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। टाइप्स ऑफ एनालिसिस में हम देखेंगे कि एनालिसिस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, उसमें हम कंपनी के फंडामेंटल चेक करते हैं। पहला होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है टेक्निकल। चलिए देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में हमें क्या-क्या देखना पड़ता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हमें सबसे पहले कंपनी का बिज़नेस मॉडल देखते हैं। दूसरा देखते हैं कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, उसकी डिमांड है या नहीं। तीसरा हम देखते हैं उसका मैनेजमेंट है, उसका रिकॉर्ड क्लीन है, ऐसा तो नहीं वो फ्रॉड टाइप के लोग हों, तो उसका हम मैनेजमेंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ क्या है। ऐसा तो नहीं कि वो सीडी डीवीडी की तरह वो आगे जाके बंद हो जाएगी, तो उसका हम देखते हैं फ्यूचर ग्रोथ। और सबसे एंड में आता है इंडस्ट्री पोजीशन, मतलब जो अभी कंपनी है उसका इंडस्ट्री में पोजीशन कौन सा है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं एशियन पेंट को। एशियन पेंट को अगर देखा जाए पेंट की कैटेगरी में वो टॉप की कंपनी है। तो इसी तरीके से हम इंडस्ट्री पोजीशन को देखते हैं।
आइए बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। तो टेक्निकल एनालिसिस में हमें क्या-क्या देखना होता है? टेक्निकल एनालिसिस में हम कंपनी का प्राइस पैटर्न देखते हैं, दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, तीसरा हम वॉल्यूम देखते हैं, चौथा हम इंडिकेटर देखते हैं। मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस बता दिया और टेक्निकल एनालिसिस बता दिया। तो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, ये हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को देखना होता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं 3 टू 5 ईयर के लिए। और ये टेक्निकल एनालिसिस होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के लिए पार्ट 2 में हम बात करेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, हाउ टू अंडरस्टैंड कंपनी, मतलब कंपनी को कैसे समझें। तो कंपनी को समझने के लिए आपको ये 5 पॉइंट समझने पड़ेंगे, तभी आपको कंपनी समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। स्टेप 1 में हम समझते हैं बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल को समझने के लिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल लिखे हैं। एग्जांपलों से कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। पहले एग्जांपल के लिए मैंने लिया इन्फोसिस को। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता दूँ। ये इंडिया की एक कंपनी है इन्फोसिस, ये आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो इन्फोसिस का बिजनेस है आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कराना। दूसरा पॉइंट है इसके कस्टमर कौन हैं। तो इसके कस्टमर हैं फॉरेन कंपनियाँ, इंडिया की भी कंपनियाँ हैं काफ़ी, जैसे महिंद्रा है, टेक महिंद्रा, और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, लेकिन फ़ॉरेन की ज़्यादा हैं, जैसे मर्सिडीज़, गूगल, और भी बहुत सारी कंपनियाँ इसके क्लाइंट हैं। इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, मतलब इसका पैसा कहाँ से आता है? तो इसका पैसा आता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से, और ये बड़ी-बड़ी फर्म को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। दूसरे पॉइंट के लिए मैंने एग्जांपल के लिए लिया है एशियन पेंट्स को। एशियन पेंट्स का तो नाम आपने 100% सुना ही होगा। एशियन पेंट्स का बिज़नेस मॉडल है पेंट्स और इमल्सन बनाना, ठीक है? इसके कस्टमर कौन है? इसके कस्टमर हैं, एक तो हम लोग हो गए हाउस ओनर, हम लोग। दूसरे इसके कस्टमर हैं बिल्डर, जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, कॉलोनी बसाते हैं, वो बिल्डर। इसका रेवेन्यू कहाँ से आता है? इसका रेवेन्यू आता है पेंट की सेलिंग से। अगर आपको किसी भी कंपनी का बिज़नेस मॉडल समझ नहीं आ रहा है, तो उस कंपनी को आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। जिस भी कंपनी का आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आता बिज़नेस मॉडल में, मोड ऑफ बिज़नेस क्या है, कस्टमर कौन है और वो पैसा कहाँ से कमा रही है, तो उस कंपनी से आपको दूर रहना है। स्टेप 2 में हम प्रोडक्ट चेक करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट चेक करने से पहले हम 3 ज़रूरी सवाल करेंगे। इज़ द प्रोडक्ट एसेंशियल, क्या यह प्रोडक्ट ज़रूरी है? दूसरा हमारा सवाल ये रहेगा, विल देयर बी लॉन्ग टर्म डिमांड, क्या जो बना रही है कंपनी, उसका लंबे समय तक डिमांड रहेगा? पीपल लिव विदाउट इट, क्या पीपल इसके बिना नहीं रह सकते? इन तीनों सवालों का जवाब के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जो बिल्कुल यहाँ पर सटीक बैठेंगे। तो हमारा पहला एग्जांपल है एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। क्या करती है? ये डेली प्रोडक्ट की नीड्स के प्रोडक्ट बनाती है, बिना हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। तो इसका एक एग्जांपल रहेगा एचयूएल। दूसरा है हमारा सन फार्मा, इसकी डिमांड हमेशा रहेगी मेडिसिन की। तीसरा है हमारा मारुति सुजुकी, ये एक ऐसी कंपनी है जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कार मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कार भी एक डेली बेसिस की एक नीड होगी। फिर आता है एचडीएफसी, ये बैंकिंग सेक्टर का सबसे मजबूत शेयर है, जो डेली दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर की डिमांड हमेशा रहेगी। तो मैंने आपको बताया कि आपको चेक प्रोडक्ट कैसे करना है। आपको पहले ही अपने मन में 3 सवाल पूछने हैं, फिर इनके आंसर देखने हैं। मैंने एग्जांपल से समझाया आपको, एचयूएल की डिमांड हमेशा रहेगी, सन फार्मा की डिमांड जब तक लोग ज़िंदा रहेंगे, जब तक मेडिसिन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कार की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और बैंकिंग का सिस्टम तो चलता ही रहेगा। हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। मोट का मतलब होता है कंपनी की वह खूबी जो उसको उसके कंपटीटर से आगे रखती है, उसको हम बोलते हैं मोट। मोट 5 तरीके की होती है, आइए समझते हैं। पहला टाइप होता है ब्रांड पावर। ब्रांड पावर का मतलब वो कंपनियाँ जो ब्रांड बन चुकी हैं अपने सेक्टर में, जैसे एशियन पेंट अपने सेक्टर में टॉप पर है, नंबर 1 ब्रांड है। दूसरा है नेस्ले, नेस्ले भी अपने सेक्टर में नंबर 1 ब्रांड है। तीसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग में मारुति सुजुकी, वो भी अपने सेक्टर में ब्रांड बन चुका है। फिर दूसरा टाइप आता है कॉस्ट एडवांटेज। कॉस्ट एडवांटेज में सबसे पहले आता है जियो, क्योंकि जियो चीप प्राइसेस पर अच्छे डेटा पैक निकलता है। फिर अपना आता है तीसरा नंबर, तीसरे नंबर पे आता है नेटवर्क इफेक्टिव, मतलब
जिसका जितना ज़्यादा नेटवर्क होगा, वो ही उतना ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो उसमें आते हैं अपने पेटीएम और फ़ोनपे, क्योंकि इंडिया में ये लीडिंग पेमेंट पेमेंट प्रोवाइडर हैं। ज़्यादा यूज़र उतना ज़्यादा वैल्यू। तो टाइप का मोट होता है, वो होता है स्विचिंग कॉस्ट। एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेते हैं बैंक। मान लीजिए आपका किसी बैंक में अगर 5 साल से खाता है, तो आपके बहुत ही कम चांस हैं कि आप अपना खाता स्विच करेंगे किसी दूसरे बैंक में। ये बैंक आपको अच्छी सुविधाएँ दे रहा है, तो आप इसको स्विच नहीं करेंगे, आप इसको रेगुलर चलने देंगे। फिफ्थ आता है अपना लाइसेंस और रेगुलेशन का मोड। लाइसेंस और रेगुलेशन क्या मोड क्या है? वो उसमें हम एग्ज़ाम्पल के लिए लेते हैं कोल इंडिया, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली है। गवर्नमेंट अगर इस किसी दूसरी कंपनी को लाइसेंस नहीं देगी, तो फिर कोल इंडिया को कॉम्पिटिशन देने वाला कोई रहेगा ही नहीं। तो ये मैंने आपको 5 तरीके के मोड बताए थे, जो कम कॉम्पिटिटर से दूसरी कंपनी को आगे रखते हैं। तो मोट वाली कंपनियों का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि उसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, और हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सेफ रहती है, और वो कंपटीशन को बीट करती हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में हम कंपटीटर को चेक करेंगे, क्योंकि जो भी हम कंपनी का एनालिसिस करेंगे, तो उसके कंपटीटर को भी हमें पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में और कौन-कौन से कंपटीटर हैं। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में देखें, तो पहले पे आता है एचडीएफसी, जो प्राइवेट में लीडर है टॉप पर। दूसरे नंबर पे अगर प्राइवेट में देखा जाए तो आता है आईसीआईसीआई बैंक, जो सेकंड नंबर पे आता है। अगर पब्लिक बोले तो गवर्नमेंट बैंक की बात की जाए, तो गवर्नमेंट में सबसे टॉप पे आता है एसबीआई बैंक। और और भी 2 प्राइवेट बैंक हैं जिनका अगर आप फंडामेंटल चेक करेंगे, तो वो स्ट्रॉन्ग है, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक। फिर आगे बात करते हैं हम एफएमसीजी सेक्टर की। एफएमसीजी सेक्टर में सबसे टॉप पे आता है एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। दूसरे पे आता है आईटीसी, ये भी नंबर 2 पे आता है, या इसको भी हम नंबर 1 ही मान सकते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छी ब्रांड है और इसके भी काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। फिर थर्ड नंबर पे आता है नेस्ले। नेस्ले वही जो मैगी बनाता है, और इसका दूसरा ब्रांड है, पेरेंट कंपनी है नेस्कैफ़े। और आखिरी में हम एफएमजी सेक्टर में लेंगे ब्रिटानिया को। ब्रिटानिया बिस्किट में नंबर 1 रहती है, और इसके प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। तो अब हमें देखना है कि हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को क्यों चूज़ करना चाहिए? क्योंकि अगर हम पहले की टॉप 3 कंपनी में से कोई भी कंपनी में अगर हम लेंगे, तो उससे हमारे प्रॉफ़िट के चांस ज़्यादा रह जाते हैं, सर्वाइवल के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि हम जो भी सेक्टर की कंपनी लेंगे, उसमें अगर वो कंपनी लीडर होंगी, तो वो ऐसे ही लीडर थोड़ी होंगी। उनका जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा ना, तभी तो वो अपने सेक्टर को लीड कर रही हैं। तो हमें ध्यान रखना है, कंपनी जो भी हम लें, वो 1 टू 3 जो पोज़ीशन है, उनमें से ही सिलेक्ट करें। ठीक है? अब आगे चलते हैं स्टेप 5 पर। स्टेप 5 में हम देखेंगे जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट वाले लोग, उनका रिकॉर्ड कैसा है। तो उसको जानने से पहले मैं कुछ ये पॉइंट दे रहा हूँ, इन पे आप ध्यान दीजिए। प्रमोटर होल्डिंग आइडियल होता है 25% से 50% के बीच में। जो कंपनी के प्रमोटर हैं, उनके पास में मिनिमम 25% तो उस कंपनी का शेयर होना चाहिए। अगर इतना नहीं है, तो वो कंपनी रेड फ्लैग है। फिर देखते हैं जो प्रमोटर हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। ऐसा तो नहीं उन्होंने पहले कभी स्कैम किया हो या फ्रॉड किया हो, तो उनका रिकॉर्ड एकदम क्लीन होना चाहिए। ना उन्होंने स्कैम किया हो, ना ही कोई फ्रॉड किया हो। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है प्लेज्ड शेयर। प्लेज्ड शेयर का मतलब ये होता है कि ऐसा तो नहीं है कि जो प्रमोटर हैं, उन्होंने अपने शेयर को किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट को लोन पे दे दिया हो और उससे पैसे उठा लिए हों। अगर वो ऐसा कर रहे हैं, तो आपको उस कंपनी को एनालिसिस नहीं करना है, और आपको वहीं पे उसको रिजेक्ट कर देना है। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अभी हम गुड एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे और बैड एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे कि कौन-सी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है और किसका बुरा है। जिनका अच्छा होगा, वो कंपनियाँ भी आपको दिखेंगी कि वो कैसे आगे बढ़ रही हैं, और जो बुरी हैं, वो भी आपको दिखाई जाएँगी कि कैसे वो उनके मैनेजमेंट की वजह से नीचे चली गईं। चलिए देखते हैं गुड मैनेजमेंट और बैड मैनेजमेंट वाली कंपनियाँ। गुड मैनेजमेंट के अंदर आती है टाटा ग्रुप। इसका जो मैनेजमेंट है, वो इंडिया में सबसे ट्रस्टेड समझा जाता है, और इसका रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिलता होगा, कैसे टाटा ग्रुप डे बाय डे ग्रो हो रहा है। दूसरा अपना है इन्फोसिस। इसका गवर्नेंस क्लीन गवर्नेंस माना जाता है इन्फोसिस का। तीसरा आता है अपना एचडीएफसी। एचडीएफसी का जो गवर्नेंस है,
वो ट्रांसपेरेंट है काफ़ी, उसका जो भी डिसीजन होते हैं वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से लिए जाते हैं। अभी देखते हैं हम बैड मैनेजमेंट वाली कंपनियाँ। बैड मैनेजमेंट में सबसे पहले आती है अनिल अंबानी ग्रुप। जो अनिल अंबानी ग्रुप था, इसने क्या किया, सबसे पहला तो इसका गवर्नेंस ही फ्लॉप था। जो भी इसके अधिकारी थे, उनको यही समझ नहीं आ रहा था कि कंपनी को कैसे रन किया जाए। तो और इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या हुआ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से इतना ज़्यादा कर्जा उठा लिया कि ग्रुप डूब ही गया था एक समय पे तो। दूसरे नंबर पे आता है वोडाफ़ोन आइडिया। उन्होंने हाई डेट बर्न किया, कैश लेके पैसा को जलाते रहे और जो सामने इनके था कंपटीटर में जियो और एयरटेल, वो इसको खा गए। सबसे एंड में आती है सत्यम कंप्यूटर, जिन्होंने 2009 में उसके जो चेयरमैन थे, उन्होंने ही फ्रॉड किया था जिसकी वजह से कंपनी डूब गई। तो ये थे कुछ एग्जांपल जो बैड मैनेजमेंट और गुड मैनेजमेंट के थे। तो आपको हमेशा देख के चलना है कि जो कंपनी को पीछे से रन कर रहे हैं, उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। और आपको जब भी कंपनी में आपको पैसा लगाना हो, तो आप गुड मैनेजमेंट वाली कंपनियों को ही सिलेक्ट करें, क्योंकि बैड मैनेजमेंट वाली कंपनियों का कभी भरोसा नहीं है। अब उनका प्रमोटर पैसों में हेर-फेर कर दे और वो कंपनी क एक दिन अचानक से डूब जाए। अब हम देखते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस, क्योंकि कंपनी अकेले नहीं देखनी होती, हमें उसकी इंडस्ट्री भी देखनी होती है, क्योंकि जब इंडस्ट्री ग्रो करती है, तब भी कंपनियाँ ग्रो करती हैं। तो इंडस्ट्री 2 प्रकार की होती है, एक होती है सिक्लिकल, दूसरी होती है डिफेंसिव। तो सिक्लिकल इंडस्ट्री होती है, वो जैसे इकॉनमी ऊपर होगी, तो वो ग्रो करने लगती है, अगर इकॉनमी नीचे जाएगी, तो वो डाउन हो जाती है। लेकिन जो डिफेंसिव सेक्टर होते हैं, वो समय के साथ में स्टडी रहते हैं। अगर मान लो इंडस्ट्री में ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत भी होता है, तो उनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, उनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। ये हम समझते हैं कि सिक्लिकल में कौन-कौन सी कंपनियाँ आती हैं और डिफेंसिव सेक्टर में कौन-कौन सी कंपनियाँ आती हैं। तो सबसे पहले हम सिक्लिकल को देखते हैं। सिक्लिकल में सबसे पहले आता है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में आप जानते ही होंगे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई, ऐसे ही दूसरा आता है उसमें सीमेंट। सीमेंट भी सिक्लिकल में ही आता है। सीमेंट के जैसे कंपनियाँ हैं ईसीसी, अल्ट्राटेक, लक्ष्मी और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। तीसरा इसमें आता है रियल एस्टेट, और ये इंडस्ट्री जब बढ़ती है जब हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही हो। अगर हमारे देश की इकोनॉमी नीचे जाएगी, तो ये इंडस्ट्रियाँ भी नीचे ही की तरफ चलती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब रिसेशन आता है, जब रियल एस्टेट में मंदी आती है, तो सीमेंट की डिमांड और सप्लाई खत्म हो जाती है। जब रिसेशन आता है, तो लोगों को देखा होगा आपने, गाड़ियाँ लेना कम कर देते हैं। अब हम बात करते हैं डिफेंसिव सेक्टर की। डिफेंसिव सेक्टर वो होता है जिसमें हमने डेली नीड्स की चीज़ें याद आती हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे रिसेशन आए या हाई मार्केट बढ़े, लेकिन हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एचयूएल, आईटीसी, ये कंपनियाँ आती हैं एफएमजीसी सेक्टर में। ये क्या बनाती हैं? आटा, दाल, चावल, शैम्पू, सिगरेट, ये हमारी डेली नीड्स की चीज़ें हैं जिन्हें हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे रिसेशन हो या डिमांड हाई हो। फिर आता है फार्मा। फार्मा का सबसे बड़ा नाम है सन फार्मा। हमें अगर रिसेशन होगा या ना हो, हमें दवाइयाँ तो लेनी पड़ेंगी, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो। फिर आती है आईटी सर्विसेज़। आईटी सर्विसेज़ की 2 सबसे बड़ी दिग्गज कंपनियाँ हैं, टीसीएस और इन्फोसिस। एंड में आती है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ मतलब पावर, हमें पावर तो चाहिए ही चाहिए। तो ये जो सेक्टर है, ये रिसेशन में भी इसकी डिमांड हाई रहती है, और अगर रिसेशन में इधर देखा जाए, तो इस सेक्टर की डिमांड काफ़ी लो रहती है। तो हमें सेक्टर को भी देखना पड़ेगा, कंपनी को देखने से पहले कि वो कौन से सेक्टर में बिलॉन्ग करती है। अगर सेक्टर नीचे जाएगा, तो कंपनी का स्टॉक भी नीचे जाएगा। ऐसे ही अगर सेक्टर की डिमांड हाई है, तो वो कंपनी ग्रो करेगी। हम देखेंगे इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर क्या है। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाऊँगा वो कंपनियाँ जिनका फ्यूचर ब्राइट है, और वो भी दिखाऊँगा जो डिक्लाइन हो रही हैं, और वो कंपनियाँ भी मैं आपको दिखाऊँगा जो कंपनियाँ भविष्य में काफ़ी ऊपर जाएँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम जो कंपनियाँ सबसे ऊपर जाने की तैयारी कर रही हैं, मतलब जो सेक्टर ग्रो करेंगे आगे भविष्य में, मैं आपको बताता हूँ वो सेक्टर जो भविष्य में ग्रोइंग करेंगे। तो सबसे पहले सेक्टर आता है अपना ईवी सेक्टर। ये फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा। फिर आता है सोलर सोलर सेक्टर। जो सोलर कंपनियां हैं वो भविष्य में काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगी।
क्योंकि गवर्नमेंट भी उनको प्रोत्साहित कर रही है। फिर आती हैं एआई कंपनियाँ, जो एआई मॉडल बना रही हैं और जो एआई के लिए चिप वगैरह बना रही हैं, वो कंपनियों का फ्यूचर भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। ये भी ज़्यादा अच्छा ग्रो करेंगी। फिर आपने देखा होगा कि कैश का काम तो धीरे-धीरे ख़त्म ही होता जा रहा है। गवर्नमेंट भी सख्त हो गई है। तो ऑनलाइन पेमेंट जो कंपनियाँ प्रोवाइड कराती हैं, डिजिटल पेमेंट वाली, उनका भी काफ़ी अच्छा मार्केट में ग्रो हो रहा है। फिर आती हैं ई-कॉमर्स कंपनियाँ। जैसे ई-कॉमर्स कंपनियों में अभी इंडिया में मान लो फ्लिपकार्ट है, धीरे-धीरे ये भी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। हेल्थ केयर कंपनियाँ भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया में ग्रो करेंगी, क्योंकि आदमी अब सजग होता जा रहा है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, और हेल्थ केयर कंपनियाँ भी काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगी। ये अब देखते हैं जो सेक्टर धीरे-धीरे डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले पे आता है प्रिंट मीडिया। आपने देखा होगा पिछले 5-10 सालों से प्रिंट मीडिया का काम धीरे-धीरे नीचे की तरफ ही जा रहा है। क्योंकि जब से सोशल मीडिया आया है और इंटरनेट का ज़माना आया है, प्रिंट मीडिया पेपर पढ़ना लोगों ने अधिकतम बंद ही कर दिया है। और ये इंडस्ट्री, मेरा अनुमान है कि अगले 5 से 10 सालों में ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही लैंडलाइन, जब से मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ है, 1 से 2% ही रह गए होंगे, जो काफ़ी पहले ज़्यादा बहुत हाई डिमांड थी, वो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुके हैं। वो ऑफ़िसों में ही ज़्यादातर रह गए हैं और तो ज़्यादातर ख़त्म ही हो गए हैं। फिर आता है कोल पावर। जब से ईवी सेक्टर ने तरक्की की है, कोल कोल का बिज़नेस भी ठप होते जा रहा है। इसलिए ये सेक्टर जो आते हैं, जो डिक्लाइन सेक्टर की जो ये जो सेक्टर आते हैं, ये डिक्लाइन सेक्टर में आते हैं। तो आपको इन सेक्टर से बच के रहना है। इनकी कंपनियों का स्टॉक आप बाय नहीं करेंगे। ये अब देखते हैं स्टेबल सेक्टर के कुछ एग्ज़ाम्पल। उसमें से सबसे पहले बैंकिंग। हमें बैंकिंग की नीड हमेशा रहेगी। पेमेंट लेने और लेन-देन करने के लिए हमें हमें एक पेमेंट सिस्टम चाहिए, जो हमें बैंक प्रोवाइड कराएगी। ऐसे ही आता है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमें अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए, टर्म इंश्योरेंस भी चाहिए, और जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं, उसका कार इंश्योरेंस, ट्रक इंश्योरेंस, ये भी चाहिए, ठीक है? फिर आता है कंज़्यूमर गुड्स। मार्केट में मंदी आ जाए या तेज़ी आ जाए, कंज़्यूमर गुड्स वाली जो कंपनियाँ हैं, उनकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक व्यक्ति ज़िंदा रहता है, उसे कंज़्यूमर गुड्स की ज़रूरत पड़ती है। जो मैंने आपको सेक्टर बताए थे, उसमें आपको ध्यान रखना है, जो कंपनियाँ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हैं, ये कंपनियों के शेयर पर हमें लगाने चाहिए, क्योंकि वो स्टेबल कंपनियाँ होती हैं, जिससे हमारा रिटर्न भी स्टेबल रहता है। ऐसा ना हो कि हम रिस्क के चक्कर में स्मॉल कंपनियों में पैसा लगा दें और हमारा पूरा कैपिटल डूब जाए। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, उन कंपनियों पे पैसे लगाएँ जो स्टेबल हैं और मार्केट में पिछले 10-12 सालों से एग्ज़िस्ट हैं। आपको ये तो पता चल गया कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना। लेकिन अब आपका सबसे बड़ा सवाल होगा कि भाई आपने इतना सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, इसको मैं चेक कहाँ करूँ? तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन चेक कहाँ करनी है। सबसे पहले आप यूज़ करेंगे स्क्रीनर डॉट इन पे, आप कंपनी के फाइनेंशियल डेटा देख पाएँगे और पीई, पीबी रेशियो भी चेक कर पाएँगे। दूसरी वेबसाइट है मनी कंट्रोल डॉट कॉम। मनी कंट्रोल पे आपको उस कंपनी की न्यूज़ देख सकते हैं, लाइव अपडेट देख सकते हैं और लाइव प्राइसेस चेक कर सकते हैं। और डेटा आपको अगर ज़्यादा देखना है, तो आप बीएसई और एनएसए की वेबसाइट पे जाकर किसी भी कंपनी का डेटा देख सकते हैं। उसमें कॉर्पोरेट फाइलिंग देख सकते हैं, और प्रमोटर की कितनी है, एंजल इन्वेस्टर की कितनी है, फॉरेन इंस्टीट्यूट का कितना होल्डिंग है, वो आप कॉर्प बीएसई और एनएसई की साइट पे देख सकते हैं। और जिस भी कंपनी की आपको शेयर खरीदना है, उस कंपनी की अगर आप वेबसाइट पे जाएँगे, तो वहाँ पे जाके आप उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। तो उसकी एनुअल रिपोर्ट में क्या है, ऑफ़िशियल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि उसके मैनेजमेंट में क्या कुछ चेंज होने वाला है, या जो भी आपको जानकारी चाहिए वो यहाँ पे मिल जाती है। और इन्वेस्टर सेक्शन में जाके आप इन्वेस्टर की पूरी जानकारी ले सकते हैं। टूल को यूज़ करके आप पूरी रिसर्च कर सकते हैं। मेरी सलाह माने तो आपको ओनली केवल 2 वेबसाइट देखनी है। सबसे पहले आपको देखनी स्क्रीनर डॉट इन, इस पे आप फाइनेंशियल डेटा और रेशियो पढ़ पाएँगे, और मनी कंट्रोल पे हम न्यूज़ और लाइव प्राइसेस चेक कर सकते हैं। इससे ही आपका काम हो जाएगा। आपको किसी भी पेड टूल की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी की टिप्स की ज़रूरत है। मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया है कि कैसे आपको पूरा कंपनी का बायोडाटा निकालना है और फिर
स्क्रीनर.इन और मनी कंट्रोल पे आपको चेक करना है। हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं जो भी हमने अभी तक सीखा है। एक शेयर का हम एनालिसिस करते हैं। एग्जांपल के लिए हम एनालिसिस करेंगे एशियन पेंट का। पेंट का बिजनेस मॉडल देखा जाए तो ये पेंट इंडस्ट्री में आता है और ये पेंट इंडस्ट्री के लीडर हैं। इसका एकदम सिंपल बिजनेस है। प्रोडक्ट की बात की जाए तो एशियन पेंट पेंट और कोटिंग और इमल्सन बेचता है जो इसेंशियल प्रोडक्ट हैं। मोट की बात की जाए तो इसका ब्रांड ट्रस्टेड है क्योंकि ये पेंट इंडस्ट्री में नंबर 1 कंपनी है। 8,000 से ज़्यादा इसके पास डीलर हैं और 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। इसके कॉम्पिटिटर देखे जाएँ तो बर्जर पेंट और नेरोलैक इसके कॉम्पिटिटर हैं। अगर इसका मैनेजमेंट देखा जाए, फैमिली रन बिजनेस है, इनका मैनेजमेंट है, उसके पास में 53% होल्डिंग है। इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये डिफेंसिव इंडस्ट्री के अंडर आता है। रियल एस्टेट का ग्रोथ है और गुड फ्यूचर है। तो ओवरऑल अगर इसका देखा जाए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तो आप अगर चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आपको रिसर्च करना है। तो वही रिसर्च के आधार पर मैंने एक एग्जांपल के लिए नेरोलैक को किया था। इसका कंक्लूजन निकल के आता है कि एशियन पेंट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और इसका फ्यूचर ब्राइट है। फंडामेंटल एनालिसिस तो क्लियर समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी आपको इन्वेस्टमेंट से बचना है क्योंकि अभी तो पार्ट 2 में आपको देखेंगे कि बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे देखें और पीबी और आरओई और पीई रेशियो को कैसे चेक करें जिससे कंपनी की रियल वैल्यू निकल के आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ये पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है, 2 से 3 दिन में ये चैनल पे आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको कुछ जानकारी मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा टारगेट है 2026 में 1 लाख सब्सक्राइबर का। तो मैं मिलते हैं जल्दी ही जहाँ पर हम रेशियो और बैलेंस शीट को चेक करेंगे कि कैसे रेशियो निकाला जाता है और बैलेंस शीट को पढ़ा जाता है। तब तक के लिए गुड बाय। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ध्यान से और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।